हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोवर्स बुलेटिन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। डीएनए एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा रिवाइज करेंगे, ट्रांसलेशन यूनिट क्या होती है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही आज हम कवर करेंगे। अब जब डीएनए से आरएनए बना था तो 3 टाइप्स के आरएनए बने थे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसमें से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है वो केवल मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि ओनली मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनती है वो मैसेंजर आरएनए से बनती है। साथ में इसमें राइबोसोम हेल्प करता है। राइबोसोम का हमने पढ़ा हुआ है, क्या होती है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम के बिना प्रोटीन नहीं बन सकती। तो प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हम ट्रांसलेशन कह सकते हैं, ट्रांसलेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में दोनों ही में ही साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ था प्रोकैरियोट्स के केस में, साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस में हुआ था ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए थे वो हमारे साइटोप्लाज्म में शिफ्ट हो गए थे ना, तो इसलिए ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो यूकैरियोट्स के केस में भी साइटोप्लाज्म में ही कैरी आउट होगी। प्रोकैरियोट्स की तो ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में ही कैरी आउट होगी, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फाइन, लेट्स सी द ट्रांसलेशन यूनिट। जिस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, ऐसे ही ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन यूनिट होती है। ट्रांसलेशन यूनिट में क्या क्या आता है हमारा, इनिशिएशन या स्टार्ट कोडोन, वो होता है एयूजी। एयूजी कोड करता है मिथियोनिन के लिए, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है एयूजी। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन एंड स्टॉप कोडोन्स। यूएए, यूएजी और यूजीए, ये 3 हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं। और अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स यानी कि वो जगह जहां पर ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारे ट्रांसलेशन यूनिट है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ये यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स दोनों तरफ होते हैं, 5 प्राइम एंड पर भी और 3 प्राइम एंड पर भी। यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती, यानी कि इसका प्रोटीन की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एयूजी, मीन्स मिथियोनिन, जो कि इनिशिएशन कोडोन है। यहाँ से स्टार्टिंग होगी ट्रांसलेशन की। फिर उसके बाद ये तीनों आ जाते हैं हमारे स्टॉप कोडोन्स, यानी कि टर्मिनेशन कोडोन, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, यानी कि खत्म करेंगे, स्टॉप करेंगे। तो अगर इस सीक्वेंस के चलते ये वाले इनमें से कोई भी एक कोडोन आ जाता है तो वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देगा। यूएए, यूएजी, यूजीए तीनों ही स्टॉप कोडोन्स हैं। बीच का जो रीजन होता है, ये एयूजी से लेकर स्टॉप कोडोन से पहले तक का, ये रीजन कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है, पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन की चेन होती है पेप्टाइड। अब वो किस तरह से बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके। अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो ये जो चेन होती है ये प्रोटीन की चेन होती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड। तो ये वाला जो रीजन है ये पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की चेन बनाएगा हमारी। नाउ लेट्स सी राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है ये छोटे वाली, और ये हमारी लार्जर सब यूनिट है। इन दोनों में ही राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स के केस में राइबोसोम होता है हमारा 70S, लार्जर सब यूनिट 50S की होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30S की होती है। अब ये S क्या है बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं। एस होता है स्वेटबर्ग यूनिट।
इसके बारे में आपको ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। एस होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, स्वेडबर्ग नाम क्या था, स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें क्या था, राइबोसोम को जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया था, हाई स्पीड पर रोटेट किया था जब राइबोसोम को, तो जिस रेट से ये सेडिमेंट हो रहे थे, जिस रेट से राइबोसोम की जो यूनिट्स है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, कैसे सेट हुई है ये स्मॉलर और लार्जर, सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में 70s है, 70s ये पूरी एक साथ लार्जर और प्लस स्मॉलर सब यूनिट के सेडिमेंट होने का रेट है 70s। लार्जर सब यूनिट 50s के रेट पर सेटल डाउन हुई है और स्मॉलर वाली 30s के रेट पर सेटल डाउन हुई है। ऐसा नहीं आप तो कहोगे कि 50 प्लस 30 80 होता है, तो ये 70 क्यों आया है, ऐड नहीं करना है बच्चों इसको। ये सेडिमेंटेशन रेट है, यानी कि सेटल डाउन होने का रेट है। कंबाइनली ये 70s के रेट पर सेटल डाउन हुई है। अगर अलग अलग देखें तो लार्जर सब यूनिट 50s के रेट पर सेटल डाउन हुई है, स्मॉलर वाली 30s के रेट पर सेटल डाउन हुई है। तो एस जो है वो सेटल डाउन, यानी कि सेडिमेंटेशन रेट है इनका। फाइन। इसी तरह से यूकैरियोट्स में 80s होता है, ये लार्जर सब यूनिट होती है 60s, मीन्स ये वाली 60s होगी यूकैरियोट्स के केस में, और स्मॉलर सब यूनिट होगी हमारे 40s। ठीक है, तो ये आपको ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप का राइबोसोम्स होता है और यूकैरियोट्स में कौन से टाइप का राइबोसोम्स होता है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में 70s एंड यूकैरियोट्स में 80s। प्लस ये ऐड कर कर नहीं आते हैं 60 और 40, कभी ऐड करके आपको 80s तो याद ना रहे आप 100s लिखाओ, ऐसा नहीं होता है, इनको ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट होती है, इसमें 3 गेट होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं, EPA, ई साइट, पी साइट और ए साइट। इन तीनों साइट्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं, ये फंक्शंस आपको आगे जाके समझ में आएंगे, लेकिन आप इसको अभी अपने नोट्स में नोट करके चलिए। जो ए साइट होती है वहां पर हमेशा नया ट्रांसफर आरएनए एंटर करता है। जो पी साइट होती है वहां से हमारी प्रोटीन की चेन बनती है, प्रोटीन की चेन कैरी करता है पी साइट। फाइन। और ई जो है वो एग्जिट है, ई से ई साइट मीन्स एग्जिट साइट। एग्जिट साइट किसके लिए, ट्रांसफर आरएनए के लिए। जो भी यहाँ पर ए पर ट्रांसफर आरएनए आएंगे पॉलीपेप्टाइड ऐड करने के बाद वो ई साइट से बाहर चले जाएंगे। फाइन। तो ये 3 साइट्स आपको याद रखनी है। प्लस अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैसेंजर आरएनए से तो प्रोटीन बनती है, लेकिन राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए उसमें हेल्प करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का भी शॉर्ट में एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। वैसे आप लोगों ने स्टडी किया होगा, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका 2D में, अगर हम 2 डायमेंशनल लिखें, और 3 डायमेंशनल होता है इसका इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 डायमेंशनली क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनली अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर हमारा है। इसमें यहाँ पर इस वाले आर्म पर एंटीकोडोन लूप होता है, ये एंटीकोडोन लूप। जैसे कि हमारी सीक्वेंस है ट्रांसलेशन यूनिट में, यहाँ पर AUG आ गया, तो एंटीकोडोन लूप में क्या होगा, इसके एंटी होंगे कोडोन्स, यू के साथ ए के साथ यू के साथ आ जाएगा हमारा ए, जी के साथ सी। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हमारी बात करते हैं ट्रांसलेशन की। जितनी भी ये अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी ट्रांसफर आरएनए हैं, ये सब साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं। देखते हैं क्या होता है इनका। ट्रांसलेशन में वही 3 स्टेप आ जाएंगे जैसे ट्रांसक्रिप्शन में थे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में स्टार्ट होगी ट्रांसलेशन होनी, प्रोटीन की चेन बननी शुरू होगी, इलॉन्गेशन में पूरी चेन बनेगी प्रोटीन की, टर्मिनेशन में जाकर वो स्टॉप हो जाएगी जब स्टॉप कोडोन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन में देखते हैं क्या होता है। तो इनिशिएशन में हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब देखते हैं हमारे बहुत सारे साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स पड़े हैं, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं है, उनको एक्टिव करना पड़ता है। कौन आता है बच्चों उन्हें एक्टिव करने के लिए, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये अमाइनो एसिड से आकर अटैच हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनाइन है, इससे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं ना, ये होता है हमारा ATP। ATP की प्रेजेंस में किस तरह से होता है देखते हैं। जैसे ही हमारा एंजाइम है, ये है हमारा एंजाइम,
क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने लॉक-इन की मॉडल पढ़ा होगा एंजाइम्स का बच्चों। एंजाइम में लॉक और की की तरह फिट हो जाता है दूसरा मॉलिक्यूल आकर, ठीक है, सबस्ट्रेट आकर। तो अमाइनो एसिड है यहाँ पे हमारा ये एंजाइम के अंदर आकर अमाइनो एसिड इस तरह से सेट हो गया। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एएमपी क्यों कह रही हूँ बच्चों मैं, और ये एटीपी की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। जब ये एटीपी की प्रेजेंस में एंजाइम अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो ये 2 फॉस्फेट क्या है, ये रिलीज हो जाती हैं। वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाती हैं। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो गई, ये रिलीज हो गए। तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बन गया, अमाइनो एसिड आ गया, ये वाला एएमपी। एम मीन्स मोनोफॉस्फेट। अब हमारे पास ये वाला एक फॉस्फेट रह गया, एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या आया, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये बच्चा आपको याद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा इजीली ये भी लर्न। दोबारा से देखते हैं एक बार क्या हुआ। अमाइनो एसिड बहुत सारे पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन इनएक्टिव हैं अभी हमें उन्हें एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव होंगे, अमाइनो एसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से वो एक्टिव होंगे। अमाइनो एसिड आकर इस एंजाइम से अटैच हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में। अब यहाँ से एटीपी अपने 2 फॉस्फेट रिलीज कर देगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए, क्या बचा, एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमारा बनकर तैयार हो गया, साथ में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है हमारा चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जिस तरह से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे इनएक्टिव अमाइनो एसिड्स पड़े हुए थे, इसी तरह से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए पड़े हुए हैं, लेकिन चार्ज नहीं है वो, अभी उनकी बैटरी खत्म है, चार्ज नहीं है। अब उन्हें हमें चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि अभी अब उनसे काम लेना है ना, तो चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज कैसे करेंगे, अब हमारे पास क्या था, ऊपर अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, ट्रांसफर आरएनए से जाकर वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जो हमने फर्स्ट स्टेप में अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनते हुए देखा था, वो जाकर किससे अटैच हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो जाएगा। अब ये आके ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो गया, ठीक है। तो एएमपी और एंजाइम ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं, तुम तो ट्रांसफर आरएनए के पास चलेगा, हमारा कोई काम नहीं है। तो एएमपी और एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास अमाइनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए ये बचेगा। देखो बच्चों, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आकर ट्रांसफर आरएनए से अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब एएमपी और एंजाइम ने कहा हमारा कोई काम नहीं है, तुम तो जाकर ट्रांसफर आरएनए के दोस्त बन गए, हम जा रहे हैं। तो एएमपी और एंजाइम गुस्सा होकर यहाँ से अलग चले गए। हमारे पास क्या बचा, अमाइनो एसिड प्लस ट्रांसफर आरएनए। अब ये अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए का जो ये स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स हमें मिला, ये क्या है, चार्ज्ड है। अब ट्रांसफर आरएनए के अंदर एनर्जी आ गई क्योंकि उससे सडनली अमाइनो एसिड मिल गया, ठीक है, उसके तो मजे आ गए, वो चार्ज हो गया। तो ये हमारे इनिशिएशन के 2 स्टेप हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट स्टेप में हुआ था एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि वो इनएक्टिव है। तो एक्टिव कौन करेगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम। एटीपी की प्रेजेंस में ये अपने 2 फॉस्फेट रिलीज कर देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जाकर किससे जुड़ेगा, ट्रांसफर आरएनए से। तो एएमपी और एंजाइम को बुरा लग गया कि हमारा दोस्त तो ट्रांसफर आरएनए के पास चला गया, हमारा कोई काम यहाँ पर नहीं है, तो वो अलग से रिलीज हो जाएंगे। और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए आपस में जुड़ चुके हैं, ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो चुका है अमाइनो एसिड की हेल्प से। फाइन, ठीक है। तो ये इनिशिएशन हमारे 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या था, अब ये सब कुछ जो ये अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए से बहुत सारे हमारे तैयार हो जाएंगे। जितने भी साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए पड़े हुए हैं ना, उनके साथ अमाइनो एसिड जा जाके उनको चार्ज कर देंगे। अब हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर इकट्ठे हो चुके हैं साइटोप्लाज्म में। अब क्या शुरू होनी है भाई, अब इलोंगेशन शुरू होगी। तो हम देखेंगे वो वाली हमारी जो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हुआ था ना, अगर यूकैरियोट्स की हम बात करें तो यूकैरियोट्स के केस में कैप लगी हुई होगी और टेल लगी हुई होगी। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कैपिंग और टेलिंग तो उनमें हुई नहीं थी, है ना, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस हमें डिफरेंस क्या दिखाई देगा, जो ये हमारी ट्रांसलेशन यूनिट है उसमें यहाँ पर कैप और टेल लगी हुई होगी यूकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में वो भी नहीं होगी। फाइन, तो फिलहाल हमने इसमें लिया है यूकैरियोट्स का केस।
ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, ये हमारी कैप लगी हुई है 5 प्राइम एंड पर और ये हमारी टेल है 3 प्राइम एंड पे। चेक कर लेते हैं पहले ट्रांसलेशन यूनिट पूरी हुई है कि नहीं। ये हो गया यूटीआर रीजन, ओके। ये हो गया हमारा इनिशिएशन कोडोन, फाइन। ये हो गया हमारा स्टॉप कोडोन, ये भी ठीक है। ये सारा रीजन हो गया हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, ठीक है। तो भाई सब ओके है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन शुरू कौन कराएगा, इनिशिएशन कोडोन जो कि एयूजी है, यानी कि जो मिथ्योनिन को कोड करता है, तो ये एयूजी। अच्छा बच्चों एक बात और है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में एयूजी जो है वो क्या होता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करता है। फॉर्माइल मिथ्योनिन इज द इनिशिएशन कोडोन इन प्रोकैरियोट्स। होता यही है AUG, या समटाइम्स GUG भी होता है, ये भी मिथ्योनिन को ही कोड करता है GUG, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में GUG और AUG दोनों हो सकते हैं। मिथ्योनिन की जगह क्या हो जाएगा, फॉर्माइल मिथ्योनिन हमारा इनिशिएशन कोडोन हो जाएगा, यूकैरियोट्स के केस में मिथ्योनिन हो जाएगा इनिशिएशन कोडोन। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया ट्रांसलेशन कहाँ से शुरू होगी, जहां पर AUG प्रेजेंट होगा, ये हमारा AUG प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कौन सा ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके एंटी कोडोन लूप में इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे, है ना। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास ये थे UAC, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए मिथ्योनिन कैरी करता हुआ आ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इसी टाइम पर यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट आ जाएगी राइबोसोम की। पहले यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट आ जाएगी राइबोसोम की, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा मिथ्योनिन को लेकर। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में अब स्मॉलर सब यूनिट तो आ गई, अब वो लार्जर वाली भी तो आएगी, तो अब यहाँ पर लार्जर सब यूनिट आ गई है अपने 3 गेट के साथ, EPA, 3 दरवाजे लेकर लार्जर सब यूनिट यहाँ पर आकर बैठ गई। अब ये क्या करेगी, ये देखो P साइट पर, ठीक है, जो ये AUG था यहाँ पर P साइट फिट हो जाएगी, लार्जर सब यूनिट की P साइट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर ए साइट खाली है ना, और ए साइट के लिए हमने पढ़ा था कि क्या काम करेगा, एंट्री कराया था नए ट्रांसफर आरएनए की। तो ए साइट खाली देखकर अगले वाले कोडोन के अकॉर्डिंग इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाला, कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन्स वाला जो हमारा ये ट्रांसफर आरएनए है वो दूसरा वाला आ जाएगा, जी के अगेंस्ट सी, देख रहे हो आप, जी के अगेंस्ट सी आ गया हमारा, ए के अगेंस्ट यू और सी के अगेंस्ट जी। तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कोई अमाइनो एसिड लेकर के आया, ए साइट इसने खाली देखी तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो पी वाला है वो ये देखेगा, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 2 अमाइनो एसिड हो गए, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 अमाइनो एसिड हैं, दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड कौन सा होता है, ये होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। और इसको बनाने में हेल्प कौन करता है, राइबोसोमल आरएनए। इनिशियली आपको बताया था मैंने कि राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती हैं उसमें राइबोसोमल आरएनए और क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, बहुत सारी प्रोटीन्स, है ना। तो जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए हेल्प करता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो अब इनके बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो पी साइट ने कहा भाई अब तुम ले लो इसको, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए कहाँ चला जाएगा, पी साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए था ये चला जाएगा यहाँ पे ई साइट पर, ठीक है। तो पी साइट खाली हो गई और इसने अपना अमाइनो एसिड जो था, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो इसने अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ए साइट वाले अमाइनो एसिड के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप, इस वाले अमाइनो एसिड के ऊपर आ गया ये मिथ्योनिन, क्योंकि इनके बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब हमारे पास पी साइट यहाँ पर एम्प्टी हो गई, क्योंकि जो यहाँ वाला ट्रांसफर आरएनए था वो उसने अपना काम कर दिया है, तो वो अब ई साइट पर चला गया, पी साइट हमारी एम्प्टी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा, जब हमारी पी साइट एम्प्टी हो गई तो जो कुछ भी ए साइट पर था वो सब कुछ यहाँ पे, जो ये सब कुछ ए साइट पे था ये कहाँ जाएगा, पी साइट पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो ये है राइबोसोम आप देख सकते हो इधर शिफ्ट हो जाएगा, अब ये राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अब पी साइट आ जाएगी, जहां पर ये ट्रांसफर आरएनए था वहां पर पी साइट शिफ्ट हो जाएगी। जब हमारा राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा तो साइट भी तो शिफ्ट हो जाएगी ना, तो ये जो ए साइट थी वो आगे चली जाएगी और पी साइट इसकी जगह पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन ग्रो हो रही है वो पी साइट पर ग्रो हो रही है। अब ए साइट खाली हो गई थी, जब वो पी साइट पर आ गई तो यहाँ पे ए साइट हमारी एम्प्टी हो गई, अब वहां पर नया ट्रांसफर आरएनए आ गया। देखो अगले बेस के अकॉर्डिंग क्या है, ये CGA
CGA, इसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आ गई है G, C के अगेंस्ट G, G के अगेंस्ट C, A के अगेंस्ट आ गया यहाँ पर हमारा U। तो ये नया ट्रांसफर आरएनए आ गया A साइट पर। अब दोबारा से क्या होगा, इन दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये अपने दोनों अमाइनो एसिड इसको दे देगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा राइबोसोम ये देखो आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो पी साइट पर ग्रो करेगी पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, ए साइट फिर से खाली हो जाएगी, फिर नया ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा वहां पर। तो यहाँ वाले जो ट्रांसफर आरएनए थे वो ई साइट पर जाएंगे और यहाँ से एग्जिट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब फाइनली ये आ गया हमारा स्टॉप कोडॉन, यहाँ से सब ट्रांसलेशन होती चली गई, ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बन रही है, पी साइट पर बन रही है, ई साइट से ट्रांसफर आरएनए एग्जिट हो रहे हैं और ए साइट पर नए ट्रांसफर आरएनए आकर जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर UAA ये क्या है, ये हमारा स्टॉप कोडॉन है। अब स्टॉप कोडॉन आ गया, यहाँ पर तो अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन को रोकने के लिए बच्चों एक रिलीजिंग फैक्टर लगता है। कौन ज्वाइन होता है आकर, रिलीजिंग फैक्टर, एक तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पर आकर ज्वाइन हो जाता है, स्टॉप कोडॉन पर आकर लग जाएगा। अब ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, राइबोसोम की लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को दोनों को सेपरेट करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, इस पॉलीपेप्टाइड की चेन को भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी अलग से, साथ में लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, सब कुछ अलग हो जाएगा, ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये प्रोटीन की चेन मिल गई हमें अलग से, प्रोटीन और वी कैन से पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो बस यही तो था ट्रांसलेशन में, प्रोटीन की चेन बनानी थी और प्रोटीन की चेन बन गई, ठीक है। ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए बस जैसे UAA आएगा तो यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर आ जाता है जो इस सबको रिलीज कर देगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग कर देगा, लार्जर सब यूनिट अलग कर देगा, डिटैच कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी वाला ट्रांसलेशन का डायग्राम देख सकते हो, इसमें आप ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट लग रही है, ये लार्जर सब यूनिट लग रही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये ई साइट है, ई साइट से ट्रांसफर आरएनए ये अलग जा रहा है, ठीक है। ये हमारी पी साइट हो गई और ये वाली हो गई हमारी ए साइट, ए साइट पर नया, और ये हमारा पास देखो अमाइनो एसिड ए साइट वाली पे शिफ्ट हो रहा है, फिर जैसे राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा ये पी साइट बन जाएगी, फिर ए साइट पर ये हमारा नया ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाती है और ये हमारी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में जो रिलीज हो जाएगी रिलीजिंग फैक्टर के आने से। सो दैट्स इट, ट्रांसलेशन खत्म। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एनसीईआरटी से जरूर एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कभी भी मत छोड़कर जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।